नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल की निःशुल्क क्लासेज और इस निःशुल्क परिचर्चा में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो, हम जो टॉपिक लेकर आए थे संघीय व्यवस्थापिका संसद, इसके 2 वीडियो आपने इससे पहले देख लिए हैं। आज हम इसका तीसरा भाग लेकर आए हैं। तुलनात्मक अध्ययन चल रहा था संसद का, राज्यसभा और लोकसभा में तुलना चल रही थी। पिछले वीडियो में आपने लोकसभा जो है उसका नामकरण, राज्यसभा का नामकरण, इसके अलावा दोनों सदनों के बारे में अपन ने सदस्य संख्या पढ़ी, सबसे कम ज़्यादा कहाँ से है ये पढ़ ली थी। निर्वाचन प्रणाली के बारे में पढ़ लिया था। इस प्रकार से 5 बिंदुओं पर अपन ने पहले चर्चा कर ली थी। उन 5 बिंदुओं में परिचर्चा होने के बाद में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा जो टॉपिक है संघीय व्यवस्थापिका संसद, उसका तीसरा भाग शुरू कर रहे हैं। तो तीसरे भाग में अपन आगे के बिंदु हैं उनको लेंगे एक एक को और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये तुलनात्मक अध्ययन जो चल रहा है दोनों सदनों में, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है आपको, छठा बिंदु है कार्यकाल और 7वां बिंदु अपन ने लिया न्यूनतम आयु। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इस तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहले अपन पहला बिंदु जो है कार्यकाल है उसको लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं कार्यकाल के बारे में आपको बता दूं कि कार्यकाल में एक जगह कन्फ्यूज होता है। कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो जनरली अपन क्या है 6 वर्ष बता देते हैं, जो गलत जवाब होता है। तो यहाँ अपन जो कार्यकाल है उसको 2 रूपों में पढ़ेंगे, एक तो सदन का कार्यकाल और एक सदस्यों का कार्यकाल। तो आप सब जानते ही हैं कि लोकसभा का कार्यकाल, सदन का कार्यकाल, सबसे पहले सदन का कार्यकाल। सदन का कार्यकाल आप सब जानते हो 5 वर्ष का होता है। सदन का कार्यकाल 5 वर्ष लोकसभा का, और सदस्य जो हैं, सदस्यों का कार्यकाल जो है वो आप सब जानते ही हो 5 वर्ष। यहाँ दोनों ही 5 वर्ष हैं, सदन का भी 5 वर्ष है और सदस्यों का भी 5 वर्ष है। जबकि राज्यसभा में अपन बात करेंगे सदन की, तो सदन के आगे हमें क्या लिखना होगा? सदन के आगे लिखना है स्थायी सदन है, स्थायी सदन। क्योंकि अपन सब जानते हैं राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। 1952 से लेकर राज्यसभा वैसे ही चल रही है। बस इसमें सेवानिवृत्ति का सिस्टम है। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके पश्चात नयों का चुनाव कर लिया जाता है। तो सदन का कार्यकाल आपसे पूछे तो 6 वर्ष नहीं करना है, स्थायी सदन बताना है और ये भी बताना है कि इसका विघटन नहीं होता। स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। और सदस्यों का कार्यकाल, तो ये बात अलग हो गई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सदस्यों का काल 6 वर्ष होता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो कार्यकाल है वो किस प्रकार से है, तो सेवानिवृत्ति सिस्टम चलता है। यहाँ जो टोटल सदस्य संख्या है उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 साल बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। इस प्रकार रूटीन में 1/3 जाते रहते हैं और उनकी जगह नए आते रहते हैं, यानी फिल्टर होते रहते हैं, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं। तो देखो, सदन का कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष, सदस्यों का भी 5 वर्ष होता है। राज्यसभा में सदन का कार्यकाल है वो स्थायी है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन 6 वर्ष सबका नहीं होता है, सबका मतलब एक साथ सेवानिवृत्ति नहीं होती है। 1/3 हर 2 साल से सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे फिल्टर होता रहता है और नए आते रहते हैं, पुराने बाहर होते जाते हैं। तो ये तो बात हुई कार्यकाल की। तो कार्यकाल की जब अपन बात करें तो एक बात मैं आपको और बता दूं, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल अपन सब जानते हैं कि 5 वर्ष होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब सदन का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 माह बढ़ाया जा सकता है
और विशेष परिस्थिति, विशेष रूप से अगर आपातकाल की परिस्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये विशेष कंडीशन है कि सामान्य परिस्थिति में तो 6 माह है और आपातकाल में, आपात स्थिति जो होती है ना, उसके अंदर 1 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी ने, आप सब जानते हो, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। और फिर आपको पता ही है कि मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन करके और वापस लोकसभा कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया था। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष ही होता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में इसे 6 माह है और आपात परिस्थिति में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन वगैरह है, उसकी व्यवस्था होती है। संसद की स्वीकृति के बिना ये कार्यकाल आगे नहीं हो सकता। तो देखिए, ये तो बात हुई कार्यकाल की। तो एक बिंदु अपना पूरा हो गया है लोकसभा और राज्यसभा के तुलनात्मक अध्ययन में। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा बिंदु है न्यूनतम आयु। तो देखिए, आगे की बात आपको बताते हैं। न्यूनतम आयु, देखिए भारत के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर या ग्रामीण नगरीय शासन जो है, इन सब पर न्यूनतम आयु है उसका प्रोविज़न अलग अलग है। कैसे है अलग अलग? तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है, सदस्य की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। जी 25 वर्ष है। 25 वर्ष जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। जी 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष का जो अंतर है वो इसमें रखा गया है। कई बार इस प्रकार की बात आती है कि साहब ये अंतर क्यों रखा जाता है? यहाँ पर लोकसभा के सदस्य वो तो 25 साल की उम्र जो है उसी में चुनाव के लायक हो जाते हैं, और राज्यसभा है उसके लिए 30 वर्ष। तो आप सब जानते होंगे कि राज्यसभा है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये वरिष्ठों का, वरिष्ठ जो सीनियर होते हैं ना, वरिष्ठों का सदन है। तो वरिष्ठों का सदन ये इसीलिए है क्योंकि साहब लोकसभा की जो उम्र होती है उस उम्र से 5 साल बड़े हैं ये कम से कम। भाई जो मिनिमम सदस्य है ना वो 5 वर्ष आपको बड़ा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिन देशों की व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं ना, वहाँ पर दूसरे सदन जो हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा रहे। कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि देखो, लोकसभा है ना, इसे युवाओं का सदन कहते हैं। हाँ जी, इसके लिए ये वर्ड भी आता है, युवाओं का, जवानों की सभा है, युवाओं का सदन कहते हैं। और ये वरिष्ठों का सदन है, ये वरिष्ठों का सदन है। अब देखिए, युवाओं का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ऐसी स्थिति में जहाँ उम्र मिनिमम 25 वर्ष की कर रखी है तो इसे युवाओं का सदन कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत ही कम उम्र में आप देखते हो 17वीं लोकसभा में मात्र 25 वर्ष की आयु में ही सांसद निर्वाचित हुए हैं। उड़ीसा से जो महिला सांसद आई है उसकी उम्र मात्र 25 वर्ष ही है पूरी। तो देखिए, लोकसभा है वो प्रथम सदन है, और प्रथम सदन है ना वो युवाओं का होता है, इसलिए जोश बहुत ज़्यादा होता है, इनमें जोश ज़्यादा होता है। और ये कई बार क्या करते हैं, जोश में होश खो देते हैं। तो इनको संभालने के लिए इनके वरिष्ठ है ना वो दूसरे सदन में रहते हैं। जब कोई विधेयक जल्दबाजी में या जोशपूर्ण तरीके से पारित कर दिया जाता है, उसमें कोई कमियां रह जाती हैं, तो दूसरे सदन में जो वरिष्ठ बैठे हैं वो इसको सुधार लेते हैं। प्रथम सदन की गलतियों को और इसके जोश को ठंडा करने के लिए और गलतियों को सुधार करने के लिए ही राज्यसभा काम करती है। अपन ये कह सकते हैं कि ये जो लोकसभा है ना वो तो क्या है कि गरम चाय का कप है, ये समझ लीजिए आप। इस प्रकार से लोकसभा है ना ये गरम चाय का कप है, युवाओं का सदन है, इसलिए इसके अंदर जो चाय है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और राज्यसभा क्या है? राज्यसभा उस प्लेट की भांति है जिसके अंदर इस चाय को फैलाकर ठंडा किया जाता है। तो प्रथम सदन जो है ना उसका जो जोश है ना उसको शांत करने के लिए और प्रथम सदन की गलतियों को सुधारने के लिए द्वितीय सदन है वो कार्य करता है।
इसलिए दूसरा सदन अगर पहले की तुलना में थोड़ा वरिष्ठ होगा तो निश्चित रूप से क्या है कि पहले वालों की गलतियां हैं, यानी जो युवाओं का जोश है और होश है उसको संभालने के लिए सक्षम होगा। इसलिए राज्यसभा के सदस्यों की आयु लोकसभा के सदस्यों की तुलना में 5 वर्ष ज़्यादा रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 बिंदु आपने कर लिए। इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो अलग अलग स्तर हैं उसमें ये जो चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु है ना वो अलग अलग है। मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। यहाँ देखो किस किस की बात करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले बात आती है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन सब के लिए तो आप सब जानते ही हो, तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। इसके बाद में आओ आगे, लोकसभा, विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना उनकी मिनिमम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्य में जो दूसरा सदन होता है विधान परिषद, इनकी सदस्य संख्या आप सब जानते हो 30 वर्ष होती है। और उसके बाद में स्थानीय निकाय है, लोकल गवर्नमेंट जो है, जिसमें पंचायती राज है, नगरीय शासन है, प्रधान, जिला प्रमुख, ये अगर आपको बनना है तो इसके लिए आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और वोट डालने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो सारी चीज़ें मैंने आपको सेंटर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर गांव में वार्ड पंच बनने तक की सारी उम्र बता दी है। ये उम्र आपको ध्यान में रखनी है। ये मिनिमम उम्र है, अधिकतम आयु की कोई प्रोविज़न नहीं है। इतनी उम्र अगर पूरी है तो चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से आपने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, अच्छी तरह से कन्फर्म कर लिया है। कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। सदन का कार्यकाल भी 5 वर्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष, दोनों का। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं ध्यान रखना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 5-6 वर्ष है, 6 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा सदन जो है उसका कोई कार्यकाल नहीं है, वो एक स्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता। लोकसभा का पहले भी, एक बात और ध्यान रखिएगा आप, लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी विघटित की जा सकती है। अगर भारत का प्रधानमंत्री सिफारिश करे तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है और ऐसा कई बार किया भी गया। चलिए, तो ये तो बात हुई दोनों के कंपैरिजन की और न्यूनतम आयु वगैरह उनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु देखिए। अगला 8वां बिंदु है पदाधिकारी। तो आप सब जानते हो संसद में दोनों सदन जो हैं उसमें जो मुख्य पदाधिकारी हैं, पहले पदाधिकारी हैं लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें स्पीकर भी कहते हैं, और इधर राज्यसभा में देखिए सभापति जो राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष और सभापति ये दोनों सदनों के मुख्य जो पीठासीन होते हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले अपन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो दोनों पदाधिकारी अपनी सीट पर आसीन हैं। इधर आपके वर्तमान 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जो कोटा से सांसद हैं, ये आपके सामने विराजमान हैं। और इधर आप देख रहे हो भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं वेंकैया नायडू हैं, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हो। अब आपको थोड़ा सा अपन एक एक बिंदु लेके और इनमें तुलनात्मक रूप से देखते हैं। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए एक शब्द और आता है स्पीकर, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पहला सवाल यह आता है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो उत्तर माना गया इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सभी सदस्य अपने में से ही किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष है उसकी प्रकृति कैसी है? निर्वाचित है जी। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसका निर्वाचन कौन करते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। राज्यसभा में आइए। राज्यसभा का जो पद है
तो आप सब जानते होंगे राज्यसभा का जो सभापति है, इस पद की प्रकृति कैसी है। जैसे ये निर्वाचित है, तो इसके बारे में जैसे अपन क्या लिखें, इसको निर्वाचित लिखें। देखिए आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप बता दीजिए, आपके सामने ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति होता है, उत्तर होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सभापति के रूप में वेंकैया नायडू है, वो निर्वाचित नहीं है। आप सब जानते हो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 क्या कहता है? 64 ये बात कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो पदेन सभापति होगा। तो ये तीनों ही उत्तर सही कैसे नहीं है? क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन कैसा सभापति होता है? इसके पहले एक शब्द लगता है, और वो शब्द आप सब जानते हो, और वो शब्द है पदेन। पदेन का मतलब पद से ही। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा वो पदेन रूप से ही सभापति माना जाएगा। तो देखो ऑप्शन में अगर पदेन आए तो वो सही बैठेगा। निर्वाचित होता है, लेकिन किस रूप में? उपराष्ट्रपति के रूप में। मनोनीत नहीं होता, नियुक्त नहीं होता, क्योंकि नियुक्ति नहीं होती है। बल्कि अपन सबसे सही उत्तर माने तो ये मान सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति होता है ना, उसके पद की प्रकृति कैसी होती है? पदेन होती है। ये तो बात हुई दोनों पदों की प्रकृति के बारे में। अब अगली बात देखते हैं। चलिए अपन आगे की बात करते हैं। अब इन पदों को धारित करने वाले हैं वो कौन कौन है? तो वर्तमान में आप देख रहे हो, सबसे पहले वर्तमान में इस पद पर आसीन व्यक्ति हैं जिनका चित्र आप देख रहे हो, नाम है ओम बिड़ला। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, ये तो वर्तमान की बात आई। अब बात करते हैं प्रथम की, यानी इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, GV मावलंकर, GV मावलंकर। ठीक है, दोनों बातें बता दी है मैंने, वर्तमान भी बता दिए हैं और प्रथम भी बता दिए हैं। GV मावलंकर हैं, पहले लोकसभा के स्पीकर थे। निर्वाचित स्पीकर की जब हम बात करते हैं तो गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान और पहले हो गए। इधर आइए, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, उनका चित्र आप देख पा रहे हो। वर्तमान में इस पद को आसीन कर रहे हैं वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, बाद में देश के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। तो देखिए वेंकैया नायडू जो हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और अनुच्छेद 64 में मैंने आपको बता दिया कि प्रोविज़न है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जैसे उपराष्ट्रपति कोई बनता है वो राज्यसभा का ऑटोमेटिक सभापति बन जाता है। तो वेंकैया नायडू हैं, वो तो वर्तमान में है। अब प्रथम कौन है? तो ये तो एकदम सरल और सीधी बात है, देश का जो प्रथम उपराष्ट्रपति है वही क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। तो प्रथम कौन थे? आप सब जानते ही हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर S राधाकृष्णन जी। और इस पद को तो उन्होंने, देखो आपको बताया, 2 कार्यकाल पूरे किए थे। डॉक्टर S राधाकृष्णन ने 2 कार्यकाल पूरे किए थे, इसलिए वो 10 साल तक लगातार राज्यसभा के सभापति पद पर रहे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, आपने दोनों पदों पर वर्तमान में जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जान लिया है, और इसके साथ साथ दोनों पदों पर पहली बार कौन आसीन हुआ इसके बारे में जान लिया है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो राज्यसभा से संबंधित तो नहीं है, केवल लोकसभा से संबंधित है। वो बात कौन सी है? देखिए,
एक शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के लिए कोई भारतीय संविधान में अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। संसदीय कार्यवाही के जो नियम है उसमें प्रोटेम स्पीकर है, उसकी परंपरा है। तो देखिए किस प्रकार से है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, पहली बात तो ये होता कौन है। तो जैसे प्रश्न अभी मैंने आपको प्रश्न पूछा कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो आपने उत्तर दिया निर्वाचित। और प्रोटेम स्पीकर होता है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछे तो इसका उत्तर निर्वाचित नहीं होगा। प्रोटेम स्पीकर होता है नियुक्त। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये कौन होता है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है। देखो, जब किसी नई लोकसभा का निर्वाचन होता है और लोकसभा की जो पहली बैठक होती है ना, आप सब जानते हो कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो लोकसभा का सदस्य होता है। पिछली लोकसभा है भंग हो जाती है, भंग होने के साथ में सारे सांसद अपने घर चले जाते हैं। चूंकि ऐसा प्रोविजन है कि पहली बैठक तक वो पद धारित कर सकता है पहले वाला, लेकिन अपन सब जानते हैं सामान्यतः 1900 यानी जब भी लोकसभा की पहली बैठक होती है ना, तब अपन क्या करते हैं, उसमें राष्ट्रपति भी आता, आप सब जानते हो, क्योंकि राष्ट्रपति संबोधित करता है उसको। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पहली बैठक के लिए प्रोटेम स्पीकर, ये जो 543 सांसद निर्वाचित होकर आते हैं ना, इन्हीं में से किसी एक को, किसी एक का मतलब क्या है, किसी एक का मतलब किसी एक वरिष्ठतम सदस्य को इस पद पर नियुक्त करता है। अब साहब वरिष्ठता किस आधार पर, यानी जो उम्र में सबसे बड़ा है क्या, जैसे आप पढ़ते हो कि संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो बात यहाँ पर नहीं लागू नहीं होती है। यहाँ उम्र वरिष्ठता का आधार नहीं है, बल्कि सदन की सदस्यता का जो काल है। कोई व्यक्ति जो सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा हो और वो वर्तमान में भी सदस्य हो, ऐसे ही व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की परंपरा है। अब बात यह है कि साहब ये प्रोटेम स्पीकर है, इसका काम क्या है। तो देखो, प्रश्न कई बार ऐसे आता है कि ये सांसदों को शपथ दिलाता है, यह लोकसभा अध्यक्ष के दायित्वों का पालन करता है। तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर क्या है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य ये है कि जब तक नई लोकसभा में नए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाए, तब तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में समस्त दायित्वों को वहन करेगा। चाहे वो सदन की कार्यवाही हो, बैठक हो, अध्यक्षता, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सभी काम करेगा। और इसमें एक मुख्य काम आता है सांसदों को राष्ट्रपति की तरफ से वो सभी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य भी करता है, लेकिन वो उन दायित्वों के अंदर ही आता है, एक दायित्व है। तो ये प्रोटेम स्पीकर की बात है। तो अब बात यह आती है कि साहब जैसे अभी 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर है, वो किन को बनाया गया, तो आपको पता होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। वीरेंद्र कुमार खटीक का नाम आपने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उससे निर्वाचित होकर आए हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक, आपको बता दूं कि 6 बार लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो वर्तमान सांसद जितने भी हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा समय तक निर्वाचित होने वाले और सदन के सदस्य रहने वाले 6 बार। और इसके अलावा ये 7 बार विधायक भी, एमएलए भी बन चुके हैं, एमएलए निर्वाचित हो चुके हैं। तो देखिए वीरेंद्र कुमार खटीक जो हैं एमपी टीकमगढ़ से, जो 6 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके थे, इनको 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। इधर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ इस प्रकार की बात में कोई बात नहीं आएगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मुख्य रूप से जो अगली चीज़ है वो अपने लिए है लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, ये करता क्या है और ये सभापति क्या करता है। तो 4 बात अपने को यहाँ पर देखनी है। पहली बात, सबसे पहले अपन पहली बात देखते हैं, बैठकों की अध्यक्षता करना। जी, बैठकों की अध्यक्षता करना एक काम तो ये है। दूसरा कार्य
सदन की कार्यवाही का संचालन, यानी अनुशासन बनाए रखना, शांति बनाए रखना, ये सारे काम इस कार्रवाई में ही आते हैं। तीसरा कार्य है निर्णायक मत पड़ने पर, तीसरा कार्य है बराबर मत होने पर निर्णायक मत प्रदान करना। हाँ जी, आपने 3 काम लिख लिए हैं। मैंने आपके सामने 3 बातें बता दी हैं। पहला काम है लोकसभा अध्यक्ष का बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा काम है सदन की कार्यवाही का संचालन करना। तो सदन की कार्यवाही का संचालन करने का मतलब है उसमें अनुशासन है, शांति वगैरह है, वो बनाए रखना। और तीसरा काम है बराबर मत होने पर निर्णायक मत देना। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 इसमें प्रोविज़न है, गणपूर्ति के साथ साथ ये भी बताया गया है कि मान लीजिए सदन के अंदर लोकसभा में कोई बिल आता है और उस बिल में जैसे 400 लोग प्रेजेंट हैं, 200 ने तो पक्ष में मत दिया और 200 ने क्या दे दिया, विपक्ष में। अब बराबर हो गए वोट, तो अब क्या करें? तो इसके लिए कोई लॉटरी नहीं निकाली जाती है। ऐसी स्थिति में इस पीठासीन को बोला जाएगा कि साहब अब आप वोट दो। तो ये जिसके पक्ष में वोट देगा, विपक्ष में देगा तो विपक्ष की तरफ चला जाएगा, उनके पक्ष में पारित हो जाएगा, और सत्ता पक्ष की ओर देगा तो सत्ता पक्ष की ओर पारित हो जाएगा। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। बराबर वोट पड़ जाते हैं तो कास्टिंग वोट कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। 3 काम आपने देख लिए। अब अपन आगे आते हैं। इधर सभापति के रूप में भी आपको बता देते हैं कुछ बातें, क्योंकि कुछ बातें कॉमन भी हैं। तो पहली बात, बैठकों की अध्यक्षता, उधर अध्यक्षता बोलते हैं, इधर सभापतित्व, क्योंकि सभापति का पद है इसलिए यह सभापतित्व करता है। ठीक है, राज्यसभा की जो बैठकें होती है ना, उन सब का सभापतित्व करना। फिर दूसरा काम इसी की तरह है, कार्यवाही का संचालन, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना, संचालन करता है। तीसरी बात, बराबर वोट देने पर निर्णायक मत देना, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये 3 काम ऐसे हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष भी करता है और राज्यसभा का सभापति भी करता है, यानी कॉमन बात हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और 1-2 काम और हैं, उनको और देखते हैं। 3 बिंदुओं के बाद में आगे देखिए। हाँ जी, चौथा कार्य अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, वो है दल बदल अयोग्यता का निर्णय करना। और ठीक ऐसा ही काम है वो सभापति भी करता है। ये भी दल बदल अयोग्यता का निर्णय करता है। सदन के सदस्य मान लीजिए पार्टी चेंज कर लेते हैं और उनमें अयोग्यता पैदा होती है तो उसका निर्णय सदन के दोनों पीठासीन अधिकारी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लोकसभा का कोई सदस्य पार्टी चेंज कर लेता है और पार्टी चेंज करने के कारण अगर उसमें अयोग्यता पैदा होती है तो ऐसी अयोग्यता का निर्णय करने का अधिकार किसका है? इधर लोकसभा अध्यक्ष का है और राज्यसभा में किसका है? सभापति का। ध्यान रखिएगा, प्रश्न 2 तरह से आता है। एक तो ये पूछा जाता है कि सांसदों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो तब तो उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? केंद्रीय चुनाव आयोग के परामर्श से। लेकिन अयोग्यता दल बदल के कारण पैदा हुई है ना, तब सदन का कौन करेगा? पीठासीन करेगा। सदन के पीठासीन का मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, ये यहां पर करेंगे। लेकिन और किसी कारण से अयोग्यता पैदा होती है ना, तो उसका डिसीजन भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। ये बात, दोनों बातें अलग अलग हैं, आपको अच्छी तरह समझ लेनी है यहाँ पर। तो 4 बात अपन ने कर ली। इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बता देता हूँ। देखो, ये जो पदाधिकारी है ना, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति, सभापति पदेन होता है, इसलिए कई बार इस पर प्रश्न भी आता है
राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखना। सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये चारों आदमी है ना, इनमें से एक ही आदमी ऐसा है जो गैर सदस्य होते हुए भी सदन की क्या करता है, सभापतित्व करता है। गैर सदस्य है, पूछा जाता है कि कौन सा सदन है जिसका पीठासीन या सभापति या अध्यक्ष क्या होता है, गैर सदस्य होता है, तो कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं अगला। तो देखिए 5वां कार्य अपन देखते हैं, 5वां बिंदु देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और कार्य करता है एक संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। जी ये खास काम है, थोड़ा अलग भी है। किसका संयुक्त अधिवेशन, संसद का। आप सब जानते होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करता है। ये किस कंडीशन में बुलाया जाता है, जब किसी विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद पैदा हो जाए, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा उसको पारित नहीं करे या निश्चित अवधि में पारित नहीं करे, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। वो आप सब जानते ही हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ध्यान रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है, ये अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष कर सकता है, और दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति कर सकता है, लेकिन सभापति को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है, सभापति किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। अब आइए, संयुक्त अधिवेशन की कभी स्थिति बनी है क्या, तो ये आप सब जानते ही हो। अब तक भारतीय संसदीय इतिहास में 3 बार ऐसी कंडीशन आई। पहली कंडीशन आप सब जानते ही हो, 1961 में आई थी। पहली कंडीशन 1961, दूसरी कंडीशन आई थी 1978 और तीसरी कंडीशन आई थी 2002। 3 ध्यान से सुनिएगा। 1961 वाली तो आप सब जानते हो, पहली बार नेहरू जी के टाइम पर दहेज विधेयक जो आया था, उसमें कुछ संशोधन को लेकर गतिरोध पैदा हुआ था और ऐसी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। और आप सब जानते हो कि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आराम से बहुमत है वो सत्ताधारी दल को मिल जाता है। तीनों ही बार क्या हुआ कि ये विधेयक है ना, तीनों ही पारित हो गए। दहेज निरोध विधेयक नेहरू जी के टाइम पर, 1978 में बैंकिंग विधेयक आया था मोरारजी देसाई के टाइम पर, और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश जारी किया था, उसके ऊपर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो तीनों ही बार संयुक्त अधिवेशन है वो सरकार के पक्ष में पारित हुआ था, यानी विधेयक पारित हो गया और वो कानून के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो 3 कंडीशन ऐसी बनी है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। तो आपको बता दूं कि संयुक्त अधिवेशन है वो एक विशेष प्रकार का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष का, क्योंकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता। और एक विशेष शक्ति छठी है, वो और आपको बता देता हूँ, जो वो भी यानी थोड़ी स्पेशल है, अलग है। छठी देखिए, धन विधेयक को प्रमाणित करना। जी, धन विधेयक को प्रमाणित करना, ऐसा काम राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता। धन विधेयक क्या है, पहली बात तो ये सुन लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक की प्रक्रिया और धन विधेयक को परिभाषित करते हैं। अब अपन धन विधेयक को कैसे समझें? एक तो होता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, और एक होता है धन विधेयक जिसको कहते हैं मनी बिल। एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक तो होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। देखो, विशेष रूप से धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है ना, उनका संबंध भारत की संचित निधि से धन निकालना, जमा कराना, उधार लेना, उधार देना, विभिन्न प्रकार की जो जमाएं वगैरह होती हैं उनसे संबंधित होता है। यानी वित्तीय प्रोविजन है, फाइनेंस से संबंधित जो बिल होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई वित्त विधेयक
आप सब जानते होंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक पहले लोकसभा में रखे जाते हैं और बाद में राज्यसभा में जाते हैं। लेकिन धन विधेयक में और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? वित्त विधेयक को राज्यसभा वैसे ही पारित करती है जैसे लोकसभा करती है। 14 दिन वाला रूल जो है ना, वो वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल पर लागू नहीं होता है। 14 दिन वाला किस पर लागू होता है? मनी बिल पर होता है। इसको बोलते हैं मनी बिल और वित्त विधेयक को बोलते हैं फाइनेंस बिल। तो ध्यान से सुन लेना, कोई भी वित्त विधेयक जब लोकसभा में आता है और लोकसभा का जो ये अध्यक्ष है ना, ये प्रमाणित कर दे, क्या ये लिखता है, जैसे बिल आता है उसके साथ में एक प्रमाण पत्र लगाता है, उस सर्टिफिकेट पर यह बात लिखता है दिस फाइनेंस, ऐसे लिखता है कि आई एम सर्टिफाइड दैट दिस फाइनेंस बिल इज मनी बिल। ऐसा करके हस्ताक्षर और अपनी मुद्रा लगा के वो प्रमाण पत्र जब किसी वित्त विधेयक के साथ में लगा देता है तो ऐसा वित्त विधेयक क्या बन जाता है? धन विधेयक बन जाता है। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति इसी को है और इस शक्ति को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। तो धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, सभापति नहीं करता है, क्योंकि धन विधेयक वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं, राज्यसभा के अंदर स्टार्ट नहीं हो सकते। तो आपने इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच में जो कार्य हैं उनसे संबंधित 6 खास बात पढ़ ली है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है पदाधिकारियों से संबंधित है। वहाँ लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और वहाँ सभापति और यहाँ पर उपसभापति। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसका पद की प्रकृति कैसी है? नियुक्त है, निर्वाचित है, मनोनीत है, किस प्रकार से आता है? तो आपको बता दें कि लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। जी, निर्वाचित होता है। लोकसभा के सदस्य जिस प्रकार अपने में से ही एक को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं, ठीक वैसे ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव है वो भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि साहब लोकसभा का उपाध्यक्ष पद है वो जैसे किस किसने निर्धारित किया है? तो पहली बात तो आएगी वर्तमान की। तो वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में आप सब जानते होंगे कि लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर कोई भी आसीन नहीं है। इस पद पर निर्वाचन नहीं हो पाया है, इसलिए 17वीं लोकसभा के अंदर अभी तक लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रोविजन यानी जो पद है वो आसीन नहीं हुआ है। तो प्रथम कौन थे ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष बने थे एम अनंता शानम आयंकर जी। थोड़ा लंबा है नाम, ध्यान से देखिएगा इसको। एम, ये तो एम को शॉर्ट लिख दिया इसलिए थोड़ा शॉर्ट होगा, ना तो पूरी लाइन ही हो जाती है। एम अनंता शानम आयंकर, ये भारत के पहले क्या थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो प्रथम वर्तमान में और प्रथम में इन पद पर कौन है इनके बारे में बात हो गई है। अब अपन चलते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो उपसभापति होता है तो इसके बारे में बता दीजिए साहब। आपने सभापति के बारे में तो ये बताया था कि सभापति तो पदेन होता है, न तो निर्वाचित होता है, न नियुक्त होता है, न मनोनीत होता है, बल्कि पदेन होता है। तो उपसभापति क्या होता है? उपसभापति निर्वाचित होता है। ध्यान से सुन लेना आप। ये जो 4 महत्वपूर्ण पद है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति, इन चारों में से एक ही पदेन होता है। कौन? राज्यसभा का सभापति। और एक ही ऐसा पीठासीन है इन चारों में से जो गैर सदस्य होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन सदस्य न होते हुए भी सदन की क्या करता है? सभापतित्व करता है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो निर्वाचित होता कौन करता है इसका निर्वाचन? राज्यसभा के सभी सदस्य हैं वो मिलकर इनका निर्वाचन करते हैं। चलिए, इनको निर्वाचित करने का अधिकार सदन के सदस्यों को है और इनको हटाना हो तो हटाने का अधिकार भी इन्हीं को है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिर आप बताइए कि पहले उपसभापति, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? या पहले की बात नहीं करके वर्तमान की कर लेते हैं। तो वर्तमान में आप सब जानते ही हो
वर्तमान में इस पद पर हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के हैं। ये वर्तमान में इस पद पर आसीन है। प्रथम थे एस वी कृष्णमूर्ति राव। ये भारत के पहले राज्यसभा के क्या थे? उपसभापति। और पहले सभापति आपको पता ही है, क्योंकि अनुच्छेद 64 में प्रोविजन है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, वो पहले सभापति थे। और पहले उपसभापति कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति राव। तो इस प्रकार से आपने इन दोनों पदों के बारे में एक चीज आपको और बताता हूं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल तो कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन 5 और गलत बोल गया। देखो, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताता हूं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? पहले तो ये ध्यान दीजिए आप। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का ही होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि ये जो उपसभापति होता है ना, इसका कार्यकाल कितना होता है? ये तो सदस्य होता है। बोलिए 5 होता है या 6 होता है? ये बताइए आप। देखो, ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य के रूप में इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के रूप में तो इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। लेकिन ये जो पद है ना, इस पर इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष ही होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा का उपसभापति 5 वर्ष पद पर आसीन रहता है, बाद में दूसरा चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें थी जो तकनीकी रूप से कई बार पूछी जाती हैं, इनकी अपने को जानकारी होनी चाहिए। और इस प्रकार आज हमने ये 9वें बिंदु तक, यानी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसके अलावा आपने सदन का कार्यकाल पढ़ लिया, न्यूनतम आयु पढ़ ली। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। लगातार वीडियो की सूचना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको समय समय पर ये सूचना मिलती रहे। और मैं लास्ट में एक संदेश आपको और देना चाहूँगा कि देखिए, आप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ऑनलाइन महामेगा टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। आपकी भागीदारी, आप चैनल पर लगभग 14,000 से ज़्यादा लोग हैं, वो डायरेक्ट हमें देख रहे हो। तो इससे भाई आप निश्चित रूप से या तो रीट से या व्याख्याता से या सेकंड ग्रेड से या पटवार, पुलिस, इनसे संबंधित हैं। आप सबके लिए हमने ये ऑनलाइन निःशुल्क पूरी की पूरी जो ये प्रतियोगिता है वो आयोजित करवा रहे हैं। तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, क्योंकि देखो, बिना प्रैक्टिस के है ना, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दें। आपकी एक प्रवृत्ति हो गई है कि हमें तो क्या है कि टेलीग्राम के ऊपर पेपर डाल देना और बाद में आंसर की डाल देना। एक बात का ध्यान रखिए, ये पलायनवादी सोच है ना कि क्लास तो ले लूँ, टेस्ट से भाग जाऊँ, कभी जीवन में सफलता नहीं दिलाएगी। इसलिए हमेशा ना टेस्ट को फाइट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, हो सकता है आपके नंबर कम आ जाए, तो कौन सी फांसी लग रही है आपके? ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग टेस्ट सीरीज के लिए आपसे पैसे भी मांगते हैं, ऑनलाइन पैसे दे भी रहे हैं। ये तो हमने फ्री कर दी। मान लीजिए आपके लिए पैसे कर देते कि साहब एक टेस्ट के आपको 15, 20, 50, 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री का नाम सुनते ही आप सोचते हो कि क्या ज़रूरी थोड़ी है। तो देखो, ये जो सोच है ना, इसको थोड़ा सा बदलिए। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आपकी प्रैक्टिस का पता नहीं चलेगा। इसलिए लगातार टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर ले लूँ और आंसर की ले लूँ, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको न तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना आंसर के साथ में देगा, वो पेपर ही देगा। इसलिए पेपर को देने की कोशिश कीजिए। हाँ, हो सकता है आपके नंबर कम आए, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। अपनी वस्तु स्थिति है, उसका पता कीजिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सभी
ऑनलाइन महामेगा टेस्ट सीरीज़ है, उस पर बढ़ चढ़ कर भाग लें। आपको ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो ऑनलाइन आपको 15-20 जनों को जोड़ के और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे, जहां आपको नकल का बिल्कुल भी। एक बात विशेष रूप से और कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ में जैसे मैंने देखा कि कई रिजल्ट आए, उनमें कई बच्चों के 150 में से 148, 146, 145। आपको पता है ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप नकल कर रहे हो। आगे से अगर इस प्रकार के नंबर किसी के आएंगे तो हम चाहे तो ऊपर वालों को हटा सकते हैं। आपको आपकी पोल खुलेगी जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जब आप ऑनलाइन आओगे तो आपसे उसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे जिस लेवल का आपने पेपर किया है। इसका मतलब आपको सब कुछ आता है, तो आपका जो प्रश्नों का लेवल है वो भी आपके लिए वही होगा। आज मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।